पर्यावरण शिक्षा में हम पर्यावरण के प्रकार पढ़ रहे थे। यानी दो प्रकार के पर्यावरण थे, मनुष्यकृत पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण तो हमने पढ़ लिया, यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जैव मंडल, ये क्या था? प्राकृतिक पर्यावरण था। अब हम मनुष्यकृत पर्यावरण यानी मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ पर्यावरण है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम इनके प्रकारों को जान लें, यानी जैसे दार्शनिक पर्यावरण, फिलोसॉफिकल इन्वायरमेंट। फिलोसॉफिकल इन्वायरमेंट यानी प्रचलित दार्शनिक विचारधारा एवं जीवन पर इसका प्रभाव इस पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे मतारोपण, दृष्टिकोण के विकास पर ध्यान रखना, ज्ञान का प्रसारण, पर्यावरण के संबंध में सकारात्मक, आशावादी एवं वास्तविक विचारों एवं तथ्यों की व्याख्या की जाती है। ये तो क्या था? दार्शनिक पर्यावरण जो मनुष्य ने अपने लिए बनाया था। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत आदि मानव से लेकर अब तक के विकसित मनुष्य की सारी सामाजिक व्यवस्था जैसे घर, परिवार, विवाह प्रथा, सामुदायिक जीवन तथा सहकारिता, सामाजिक वर्ग, श्रम विभाजन, लोक रीतियाँ, कर्मकांड, मेले, उत्सव, सामाजिक नियम, सामाजिक मानक एवं मान्यताएं, इन सभी को जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के संपर्क क्षेत्र में आता है के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद मनुष्य द्वारा बनाया हुआ पर्यावरण यानी सांस्कृतिक पर्यावरण है कल्चरल इन्वायरमेंट। इस पर्यावरण के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे मानव अधिवास एवं बस्तियां, भवन यानी जिसे बिल्डिंग बोलते हैं, इमारत, पार्क, सड़क, कला, विज्ञान, धर्म, साहित्य, शिक्षा, भाषा, आचार विचार, संस्कार, ये सभी शामिल हैं। यह मानव की सभी आदतों एवं उसके जीवन के तरीका जैसा दिखता है और वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी बातें सांस्कृतिक पर्यावरण में ही आती हैं। इसके बाद मनुष्य ने आर्थिक पर्यावरण का निर्माण किया यानी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इस पर्यावरण के अंतर्गत अर्थ संबंधी बातें, अर्थ मतलब आर्थिक, धन, नौकरी, व्यवसाय, वस्तुओं की लागत एवं लाभों का तुलनात्मक विश्लेषण होता है। भूमि, श्रम पूंजी, संगठन एवं साहस इत्यादि इसके मुख्य तत्व हैं, जिसमें विनियोग एवं उत्पाद, लाभ व हानि यानी प्रॉफिट और लॉस, मांग व पूर्ति एवं उपयोगिता को संतुलित करने वाली प्रणाली से संबंधित है। इसके बाद मनुष्य ने राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण किया यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कई सारी चीजें आती हैं जैसे राज्य एवं सरकार, दूसरा शासन प्रणालियां और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि एक सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं, जिसमें अनेक कार्य जैसे चुनाव, मंत्रिमंडल अधिकार एवं कर्तव्य, नागरिकता, सुरक्षा, संविधान विधेयक, कार्यपालिका, न्याय प्रणाली से संबंधित बातें रहती हैं, जो मानव के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि राजनीतिक दल भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग होते हैं। इसके बाद मूल्य एवं सौंदर्य पर्यावरण यानी वैल्यू एंड ब्यूटी इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मूल्य कौन से होते हैं?
जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का उद्देश्य स्पष्टता एवं स्वच्छता, नवीनता की अनुभूति, कला एवं स्थापत्य, पेंटिंग, नाटक, नृत्य, संगीत, ये सभी चीज़ आती हैं। इसमें ऐतिहासिक कलाकृति, भवन, इमारतों को लिया जा सकता है, यानी एक से एक सुंदर भवन और इमारतें बनाने के लिए। प्राकृतिक मनुष्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण का भाव रखता है। इसमें यह चिंतित आत्मा को प्रेरणा एवं कौतूहल से भर देता है। यह शरीर, मन व आत्मा की विरक्ति को शांत कर देता है। फिर है ऐतिहासिक पर्यावरण, यानी हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट। ऐतिहासिक पर्यावरण विचारों, वस्तुओं, स्मृतियों या अतीत की घटनाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान है। समय तत्व ऐतिहासिक पर्यावरण का एक सार्थक तत्व है। फिर है भौगोलिक पर्यावरण, यानी ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट यानी इसमें महाशून्य मौसम, जलवायु, तापमान, स्थलाकृति, मिट्टियाँ, जलराशि, खनिज, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पशु पक्षी एवं पृथ्वी की सतह से संबंधित अन्य विशेषताएं सार्थक भूमिका निभाती हैं। फिर मनुष्य ने मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का निर्माण किया, यानी इसमें जीवित प्राणियों के सभी मानसिक एवं व्यावहारिक पक्ष सम्मिलित हैं, जैसे मन, भावना, कुंठा, व्यक्तिक भिन्नता, बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, पसंद नापसंद, डर, आत्मविश्वास, दृष्टिकोण, रक्षा युक्तियाँ, अनुबंध, अनुक्रिया, सीखना, पुनर्वलन, ये सभी मिलकर मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वह पर्यावरण मानव व्यवहार के लिए मूल उद्दीपक का काम करता है और आज का युग भी व्यवहारिक युग ही है। फिर है धार्मिक पर्यावरण, यानी रिलीजियस इन्वायरमेंट। रिलीजियस जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, संकल्पनाएं हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, सर्वशक्तिमान सत्ता, जीवन एवं मृत्यु, पुनर्जन्म, विश्वास, पूजा पाठ, शक्ति कल्याण, भाग्य यानी डेस्टिनी, मोहबंधन, ध्यान, जप, तप, मोक्ष, कठोर साधना, ब्रह्मचर्य, दयालुता, कृपा, करुणा, सत्य, अहिंसा, बंधित्व, विधि विधान, मंदिर मस्जिद, धर्म ग्रंथ इत्यादि धार्मिक पर्यावरण का मंडप बनाते हैं, जो मनुष्य की आत्मा, मन, वचन व कर्म में शुद्धता लाता है। फिर है अकादमिक शिक्षागत पर्यावरण, यानी एकेडमिक इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कक्षा, छात्र शिक्षक, पुस्तकें, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया सभी सम्मिलित हैं। फिर इसके बाद है तकनीकी पर्यावरण, यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें क्या है, यंत्र, उपकरण, यातायात के साधन, संप्रेषण के साधन, उद्योग, आविष्कार एवं खोज, ये सभी जो मानव की कार्य प्रणाली को उन्नत व सुविधा युक्त बनाता है, सभी शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की तकनीकी पर्यावरण को बनाने व आगे बढ़ाने के लिए हमें सक्रिय भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्यकृत पर्यावरण के दो विशेष अंग हैं, यानी कौन कौन से हैं, पार्थिव संस्कृति यानी मेटेरियल कल्चरल और दूसरा है अपार्थिव संस्कृति नॉन मेटेरियल कल्चरल। पार्थिव संस्कृति
यानी ये जो पार्थिव संस्कृति है, मटेरियल कल्चरल, इसमें क्या है, उन सभी यंत्रों यानी टूल्स, उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिन्हें मनुष्य अपने जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है। यानी जो प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है वो मटेरियल कल्चरल, और दूसरा नॉन मटेरियल कल्चरल, इसमें क्या है, सामाजिक पर्यावरण के बहुत सारे रूप हैं, जैसे समाज की परंपराएं, भाषा, कलाएं, ज्ञान, धार्मिक विश्वास, सामाजिक व्यवस्थाएं, क्रीड़ा, पर्व, प्रथाएं, ये सभी जिनको सांस्कृतिक विरासत का भाग माना जाता है। पार्थिव संस्कृति का उपयोग प्राय साथ साथ होता है मानव तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के फलस्वरूप ही सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्म होता है। मानव स्वयं इस पर्यावरण का जन्मदाता है, किंतु वह खुद के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों की वजह से इसकी अवहेलना उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण की अवहेलना करता आया है। जैविक पर्यावरण का एक हिस्सा होते हुए भी मनुष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। मनुष्य क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। हम जानते भी हैं कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है। सबसे समझदार प्राणी होने की वजह से पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी मनुष्य की ही है, परंतु वर्तमान समय में इसे महज संयोग माने या नादानी या ना समझी में उठाया गया कदम कि विकास की अंधी दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की चाहत में मनुष्य ने लगातार पर्यावरण एवं उसके घटकों को प्रभावित किया है। मनुष्य दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पर्यावरण पर आश्रित है यानी डिपेंडेंट है। अपने सारे कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो कि उसे भोजन और पेय पदार्थों के रूप में मिलता है के लिए भी उसे पर्यावरण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पर्यावरण से ही उसे अपने जीवन के संचालन के लिए जल, वायु और अन्य वस्तुएं जैसे रहने का आवास, पहनने के लिए कपड़े सभी मिलते हैं। प्रकृति में घटने वाली सारी घटनाएं यानी जलवायु परिवर्तन, वर्षा, सूखा, बाढ़, वायुमंडलीय तापमान में कमी या बढ़ोतरी सभी पर्यावरणीय घटकों पर ही निर्भर करती हैं। पर्यावरणीय घटकों में असंतुलन या मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण या विदोहन ने ही सूखा, बाढ़, अकाल, महामारी, दिनों दिन वायुमंडल का बढ़ता तापमान यानी इस समय तापमान प्रत्येक वर्ष बढ़ता ही जा रहा है और तरह तरह की बीमारियां जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया है, जिससे पृथ्वी मात्र पर उपस्थिति जीवों का अस्तित्व खतरे में है। अतः मनुष्य को अपने रहन सहन के ढंग, जीवन मूल्य तथा तौर तरीके बदलने होंगे जिससे पर्यावरणीय घटकों में असंतुलन को रोका जा सके। यानी मनुष्य जो है एक एवं मनुष्य और पर्यावरण ना तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और ना ही ऐसा होने की कल्पना की जा सकती है। यानी दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, आश्रित हैं। यानी एक दूसरे के अस्तित्व से दूसरा, एक अस्तित्व से दूसरा उससे प्रभावित है। यानी तो मनुष्य क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। यही क्या है, मनुष्य यानी मनुष्यकृत पर्यावरण यानी मानव निर्मित पर्यावरण है। धन्यवाद।